हेलो दोस्तों। सेबी एक नए तरह का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता है। इसने एक नया इंटरमीडियरी प्रपोज किया है जिसे फिक्स्ड इनकम चैनल पार्टनर या एफआईसीपी कहा जाता है, जो लोगों को ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बॉन्ड्स खरीदने में मदद करेगा। इसका मोटिवेशन काफी ऑब्वियस था। म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वेल्दी और अर्बन इन्वेस्टर से आगे ले जाने में मदद की। सेबी अब देखना चाहता है कि क्या ऐसा ही कुछ बॉन्ड्स के लिए भी काम कर सकता है या नहीं। बस एक कॉम्प्लिकेशन है। एक कमीशन सेल्स पर्सन को देने के लिए बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा ट्रिकी प्रोडक्ट है। पर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट लगभग 60 लाख करोड़ रुपीस का है, पर रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। सेबी ने पिछले कुछ साल बॉन्ड्स को खरीदना इजियर बनाने में बिताए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगली प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व करना चाहता है। अगस्त 21 को रिलीज हुए एक कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने इंडिविजुअल्स और फर्म्स को एफआईसीपीज जैसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एनलिस्ट होने की परमिशन देने का प्रपोजल दिया। सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स या ओबीपीपीज फिर उन्हें इन्वेस्टर्स को ढूंढने और मदद करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। सेबी ने सेम डे एक और कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया जिसमें ओबीपीपीज के लिए टाइटर एडवर्टाइजिंग रूल्स प्रपोज किए गए, जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स, पैसिव इनकम और फोमो स्टाइल मार्केटिंग जैसे पिचेस पे रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड हैं। दोनों पेपर्स एक साथ फिट होते हैं। सेबी चाहता है कि बॉन्ड ज्यादा वाइडली बेचे जाएं और साथ में ये एंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें ओवर सेल भी ना किया जाए। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों पेपर्स के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहले हम बॉन्ड्स की थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि एफआईसीपीज काम कैसे करेंगे। हम सेबी के सेट किए कुछ गाइडलाइंस भी समझेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हो सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। सेबी पहले भी एक्सिस फिक्स करने की कोशिश कर चुका है। 2024 में इसने कई प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड्स की मिनिमम फेस वैल्यू को 1 लाख रुपीस से घटाकर 10,000 रुपीस कर दिया। उससे पहले इसके 2022 ओबीपीपी फ्रेमवर्क ने ऑनलाइन बॉन्ड सेलिंग वेबसाइट्स को रेगुलेशन के अंडर लाया और उन्हें डेट सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर्स जैसे रजिस्टर होने और डिस्क्लोजर रूल्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट भी दी। इसने बॉन्ड खरीदना ईजियर बनाया, लेकिन इसने बॉन्ड्स को मेन स्ट्रीम नहीं बनाया। सेबी का अपना असेसमेंट ये है कि ओबीपीपीज ने मोस्टली टेक सैवी अर्बन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, पर उस बबल के बाहर के इन्वेस्टर्स ने उन्हें फॉलो नहीं किया। म्यूचुअल फंड्स फ्यूचर के लिए एक ऑब्वियस टेम्पलेट ऑफर करते हैं। इंडिया के पास म्यूचुअल फंड्स के 79.5 लाख करोड़ रुपीस की एसेट्स वाली इंडस्ट्री के पीछे लगभग 2.75 लाख एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने म्यूचुअल फंड्स को सबसे बड़े सिटीज से आगे ले जाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो एफआईसीपीज कैसे काम करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका एंट्री बैरियर जानबूझकर लो रखा गया है। एक इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन होना होगा, एटलीस्ट 18 साल का होना होगा, क्लास 12th पास करना होगा, एक क्लीन रिकॉर्ड रखना होगा और रेलेवेंट एनआईएसएम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन होल्ड करना जरूरी होगा। सेबी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के दो ऑब्वियस पूल्स भी बना रहा है। एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की एनलिस्टमेंट फी वेव हो जाएगी, लेकिन उन्हें अभी भी एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। वो स्टॉक ब्रोकर्स जो डेट सेगमेंट में पहले से ही रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी एफआईसीपीज बन सकते हैं। वो दूसरा रूट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक एफआईसीपी एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ एनलिस्ट होगा, जिसका एनलिस्टमेंट 3 साल के लिए वैलिड होगा और मल्टीपल ओबीपीपीज के साथ काम कर सकता है। वो ऑनबोर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन और केवाईसी में हेल्प कर सकता है, पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म के साथ रहती है। ऑर्डर्स को ओबीपीपी के थ्रू रूट होना चाहिए। एफआईसीपी क्लाइंट के पैसे या सिक्योरिटीज को हैंडल नहीं कर सकता या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी इशू नहीं कर सकता। और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एफआईसीपी को ओबीपीपी के ब्रोकरेज से पे किया जाता है। क्लाइंट के टोटल चार्जेस इन्वेस्टमेंट वैल्यू के 2.5% से एक्सीड नहीं हो सकते। सेबी इस बात को जानता है कि क्या गलत हो सकता है जब आप एक सेल्स पर्सन और एक कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बीच एक कमीशन रखते हैं। इसीलिए लायबिलिटी का बहुत सारा हिस्सा ओबीपीपी के पास है। प्लेटफॉर्म अपने एफआईसीपीज के किए गए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसे नो योर डिस्ट्रीब्यूटर चेक्स और इन पर्सन वेरिफिकेशन कंडक्ट करना होगा। इस बात का ट्रैक रखना होगा कि कौन से क्लाइंट्स किस एफआईसीपी के थ्रू आए और 21 डेज के अंदर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व भी करना होगा। रिमोट एरियाज के क्लाइंट्स के लिए ओबीपीपी को मैल प्रैक्टिस के लिए चेक करने के लिए उन्हें कॉल भी करना होगा। सेल्स इंसेंटिव्स में गिफ्ट वाउचर्स, गैजेट्स या एंटरटेनमेंट शामिल नहीं हो सकते और कुछ सबसे रिस्की प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया है। मतलब 81 बॉन्ड्स और अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट को एफआईसीपीज के थ्रू सेल नहीं किया जा सकता। और ये रेस्ट्रिक्शंस मैटर करते हैं क्योंकि इंडिया पहले ही देख चुका है कि खराब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख सकता है।
कुछ साल पहले येस बैंक के 81 बॉन्ड्स को सुपर एफडीज जैसे बेचा गया था, पर उनमें से रफली 8,800 करोड़ रुपीस को इवेंचुअली पूरी तरह राइट ऑफ कर दिया गया था। लगभग 1,346 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उन्हें होल्ड करते थे। 81 को इस नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से दूर रखना एक लेसन जैसा लगता है। वैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के इतने अच्छे से काम करने का एक कारण भी है। जो प्रोडक्ट वो बेच रहे थे वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन एक बॉन्ड पूरी तरह से सेम चीज नहीं है। एक डेट म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कई डजन इश्यूअर्स में फैला सकता है। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदो और आप एक ही कंपनी का क्रेडिट रिस्क ले रहे हो। एक म्यूचुअल फंड आपको डेली एनएवी भी देता है। कई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के साथ ये फिगर आउट करना कि जो प्राइस आपको ऑफर किया जा रहा है वो एक्चुअली फेयर है या नहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो कभी कभी आपको कोई बायर भी नहीं मिलता। कई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी काफी कम है। पर शायद सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेल्स पर्सन को कैसे पे किया जाता है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टिपिकली एक रिकरिंग ट्रेल कमीशन कमाता है जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहता है। एक एफआईसीपी बॉन्ड सेल होने पर ओबीपीपी के ब्रोकरेज से अर्न करेगा। वो इंसेंटिव को चेंज करता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसेट्स को इन्वेस्टेड रखने से बेनिफिट लेता है, पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ पोर्टफोलियो को चर्न करने से बेनिफिट लेगा। इसीलिए सेबी के 2.5% कैप को क्लोजली देखना जरूरी है। 9% यील्ड वाले 3 ईयर बॉन्ड पर 2.5% चार्ज कंपाउंडिंग को कंसिडर करने से पहले पर ईयर रफली 80 बेसिस पॉइंट्स के इक्विवेलेंट है। शॉर्टर बॉन्ड पर यह ड्रैग और भी बढ़ जाता है। कैप को एनुअल चार्ज के बजाय इन्वेस्टेड अमाउंट के परसेंटेज जैसे स्टेट करना मैच्योरिटी छोटा होने पर सेम फी को प्रोग्रेसिवली ज्यादा महंगा बनाता है। एक और प्रॉब्लम भी है, इन्वेस्टर्स उस इकोनॉमिक्स को उतने क्लियरली नहीं देख सकते जितना वो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो के साथ देखेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का कंपनसेशन अल्टीमेटली ऑफर किए जा रहे प्राइस या यील्ड के अंदर ही हो तो इन्वेस्टर मोस्टली फाइनल यील्ड ही देखता है। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या सेल होता है। सेफेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ज्यादातर बैंक डिपॉजिट से प्योरली थोड़ा ज्यादा यील्ड करते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अट्रैक्टिव स्प्रेड्स कमाने के लिए कम जगह छोड़ता है, जबकि इन्वेस्टर को अभी भी एक अच्छा यील्ड देता है। क्रेडिट कर्व के नीचे मूव करने पर इकोनॉमिक्स बेटर हो जाती है। डाउनसाइड ये है कि रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अब आगे क्या होगा? प्रपोजल पर कमेंट सितंबर 11 पर क्लोज होते हैं। उसके बाद सेबी के फाइनल रूल्स और सिस्टम्स को काम करवाने के लिए नीडेड एक्सचेंज लेवल मशीनरी आती है। पर 3 चीजें देखने लायक है। पहला है फी। क्या 2.5% कैप सर्वाइव करता है? और क्या सेबी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटर क्या अर्न करता है उसके क्लियरर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी देता है। दूसरा है प्लेटफॉर्म्स। ओबीपीपीस को उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल बनाना कंप्लायंस कॉस्ट क्रिएट करता है, जिसे बड़े बेटर कैपिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए अब्सॉर्ब करना आसान होना चाहिए। और फाइनली खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एक फैक्टर हैं। इंडिया के पास 2.75 लाख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, पर वो ऑटोमेटिकली बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बन जाते। उन्हें अभी भी फिक्स्ड इनकम सर्टिफिकेशन की जरूरत है। कितने लोग इसे लेने की कोशिश करते हैं वो डिसाइड करेगा कि एफआईसीपीज एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनते हैं या नहीं। सेबी शायद इस बारे में सही है कि इंडिया के बॉन्ड मार्केट के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, और म्यूचुअल फंड्स इस बात का अच्छा एविडेंस है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये बदल सकता है कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट कितनी दूर ट्रैवल करता है। पर म्यूचुअल फंड सिंपली इसीलिए मेन स्ट्रीम नहीं बने क्योंकि इंडिया ने एक सेल्स पर्सन की आर्मी बना दी। प्रोडक्ट खुद रिटेल के लिए भी बना हुआ था। ये डाइवर्सिफाइड, प्रोफेशनली मैनेज, ट्रांसपेरेंटली प्राइस्ड और एग्जिट करने में रिलेटिवली इजी है। बॉन्ड्स के साथ सेबी अब एक ऐसे प्रोडक्ट के अराउंड एक सेल्स फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें अभी भी उनमें से कई प्रोटेक्शंस की कमी है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सेल्स फोर्स के थ्रू इंडिया में बॉन्ड्स का पेनिट्रेशन बढ़ सकता है? ये नया सिस्टम कैसे चैलेंजेस फेस कर सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।